क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के शरीर का सबसे छोटा सेल इतना पावरफुल कैसे होता है? एक छोटा सा शुक्राणु आखिर नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करता है? आज हम शुक्राणु की संरचना को इतनी आसान और विजुअल तरीके से समझेंगे कि आपको ये चैप्टर हमेशा याद रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर्स में। मैं हूं रंजन सर और आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक हीरो की पूरी कहानी समझेंगे जिसके बिना मानव जीवन की शुरुआत ही संभव नहीं है। तो बस अपना पूरा ध्यान यहाँ रखिए और चलिए इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स से जो सच में हैरान कर देते हैं। यही पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जब एक पुरुष के शरीर से वीर्य यानी सीमेन का स्खलन होता है तो उसकी मात्रा कितनी होती है? सिर्फ 1.5 ml के आसपास। हाँ, सुनने में ये मात्रा एक चम्मच से भी बहुत कम लगती है, लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी बूंद के अंदर जो दुनिया बसी है ना, वो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, उस 1.5 ml की छोटी सी बूंद के अंदर लगभग 30 से 40 करोड़ शुक्राणु मौजूद होते हैं। जी हाँ, 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स। एकदम किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह सोचिए, जहाँ करोड़ों माइक्रोस्कोपिक हीरोज एक साथ एक महासंग्राम, एक एपिक रेस के लिए तैयार खड़े हैं। और इस रेस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक नई जिंदगी का निर्माण करना। लेकिन कभी सोचा है कि ये करोड़ों शुक्राणु अपने साथ आखिर ले क्या जा रहे हैं? इसका जवाब है सिर्फ एक नंबर, 23। इन करोड़ों शुक्राणुओं में से हर एक के अंदर पिता के ठीक 23 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स बिल्कुल सुरक्षित रखे होते हैं। जब हम अक्सर कहते हैं ना कि अरे इस बच्चे की आंखें तो बिल्कुल इसके पापा जैसी हैं, तो वो पापा के सारे गुण, वो पूरी आनुवांशिक जानकारी यही 23 गुणसूत्र लेकर आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरी एपिक प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? शुक्राणु बनने की ये जो फैक्ट्री है, ये शरीर में चालू कब होती है? तो देखिए, ये शुरुआत होती है प्यूबर्टी की उम्र में, यानी जब कोई लड़का 12 से 14 वर्ष की आयु में पहुंचता है। इस समय शरीर में एंड्रोजन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। बस यही वो ट्रिगर है जो शरीर को शुक्राणु बनाने का सिग्नल देता है। और सबसे खास बात तो ये है कि एक बार ये प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो फिर ये जीवन भर चलता रहता है। चलिए अब सीधे इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। पुरुष के शरीर में दोनों पैलों के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश या स्क्रोटल सैक कहते हैं। इसके अंदर एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टीज होते हैं। अगर हम इन टेस्टीज को एकदम अंदर से जूम करके देखें तो इसमें 200 से 250 छोटी छोटी पालियां होती हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। और इन्हीं के अंदर बहुत ही बारीक नलिकाएं होती हैं जिन्हें शुक्रजनक नलिका या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यही वो असली जगह है जहां शुक्राणु लगातार बनते रहते हैं। और इस नलिका के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कर्स हमेशा ड्यूटी पर होते हैं। पहली है नर जर्म कोशिका यानी मेल जर्म सेल, जिसका मेन काम ही है शुक्राणु का निर्माण करना यानी स्पर्म प्रोडक्शन। और दूसरी है सटोली कोशिका या सटोली सेल। अब भाई, जो नया शुक्राणु बना है उसे पोषण भी तो चाहिए, तो ये सटोली कोशिका उस नन्हे शुक्राणु को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। मतलब सीधा सा है, एक बनाता है और दूसरा उसे पालता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है। एक शुक्राणु का पूरा आकार मुश्किल से 55 माइक्रोमीटर होता है। ये इतना छोटा है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के आप देख ही नहीं सकते। फिर भी ये इंसान के शरीर की सबसे पावरफुल सेल्स में से एक माना जाता है। आखिर इसकी बनावट में, इसकी संरचना में ऐसा क्या खास छुपा है जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप शुक्राणु की संरचना को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक बहुत ही गजब का विजुअल कंट्रास्ट दिखेगा। इसे हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इसका सिर या हेड, जो केवल 5 से 6 माइक्रोमीटर का होता है। ये एकदम एक सुरक्षित तिजोरी की तरह है जिसमें डीएनए रखा है। और दूसरा हिस्सा है इसका मिडिल पीस और टेल, जो इसके मुकाबले बहुत बड़ा, लगभग 50 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ये एक मैसिव प्रोपल्शन सिस्टम यानी एक बहुत ही हाई एनर्जी इंजन है। एक तरफ डीएनए की छोटी सी शांत तिजोरी है और दूसरी तरफ उसे तेजी से आगे धकेलने वाला भारी भरकम लगातार हिलने वाला इंजन। चलिए सबसे पहले हेड यानी शीर्ष भाग को डिकोड करते हैं। ये वो माइक्रोस्कोपिक वॉल्ट है जिसके अंदर पिता का सारा आनुवंशिक पदार्थ, सारा जेनेटिक कार्गो बड़े ही सुरक्षित तरीके से बंद है। ये शीर्ष भाग नीचे एक छोटी सी ग्रीवा या नेक के जरिए बाकी शरीर से जुड़ा रहता है। यही वो सबसे खास हिस्सा है जो अंत में जाकर नई पीढ़ी में पिता के सारे लक्षणों को ट्रांसफर करने वाला है।
और इस हेड के बिल्कुल टॉप पर एक बहुत ही स्पेशल टोपी जैसी संरचना फिट होती है, जिसे हम एक्रोसोम या एक्रोसोम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई साधारण टोपी नहीं है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। होता क्या है कि जब शुक्राणु महिला के अंडे तक पहुंचता है तो अंडे के चारों तरफ एक बहुत मजबूत बाहरी दीवार होती है। ये एक्रोसोम एक हथियार की तरह काम करता है, जो उस दीवार को पिघलाकर उसे तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाता है। अब हेड और नेक से थोड़ा नीचे आते हैं, मध्य भाग यानी मिडिल पीस पर। ये पूरे शुक्राणु का पावर हाउस है, इसका असली इंजन। शुक्राणु को पुरुष के शरीर से निकलकर महिला के शरीर के अंदर एक बहुत लंबी, अंधेरी और मुश्किल यात्रा तय करनी होती है। और इस पूरी थका देने वाली यात्रा के लिए जो ऊर्जा, जो भयंकर ताकत चाहिए ना, वो इसी मध्य भाग में जनरेट होती है। अब आप सोचेंगे कि इतनी ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? तो शुक्राणु के इस मध्य भाग में 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं और एक सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। बायोलॉजी के हर स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर जनरेटर होता है। बस यही माइटोकॉन्ड्रिया लगातार बिना रुके ऊर्जा का निर्माण करते रहते हैं ताकि शुक्राणु बिना थके अपनी मंजिल की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ता रहे। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका बताऊं? जैसे सुबह सुबह गहरी नींद में मम्मी की एक तेज डांट सुनकर अचानक नींद खुल जाती है और शरीर एकदम एनर्जी से भर जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को तैरने के लिए एनर्जी का बूस्ट देता है। बिना मम्मी की डांट के जैसे सुबह बिस्तर से उठना नामुमकिन है, वैसे ही बिना माइटोकॉन्ड्रिया के शुक्राणु 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए, इंजन से ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके लिए शुक्राणु के पास है एक लंबी सी पूंछ यानी टेल। ये शुक्राणु का सबसे लंबा भाग है, पूरे 50 माइक्रोमीटर का। ये एकदम एक नाव के प्रोपेलर की तरह काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये पूंछ लगातार चाबुक की तरह हिलती है, जिसके कारण शुक्राणु वीर्य के अंदर बड़ी तेजी से तैरते हुए महिला के शरीर में प्रवेश कर पाता है। ये टेल मूवमेंट ही इस अल्टीमेट रेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वीर्य और शुक्राणु दोनों बिल्कुल एक ही चीज हैं, पर ऐसा नहीं है। पुरुष के शरीर में प्रोस्टेट, शुक्राशय और बल्बोयूरेथ्रल जैसी जनन ग्रंथियां होती हैं, जो एक खास तरह का तरल पदार्थ निकालती हैं। जब इस तरल पदार्थ में शुक्राणु आकर मिल जाते हैं, तब उस पूरे मिक्सचर को वीर्य यानी सीमेन कहा जाता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पूरे वीर्य में शुक्राणु केवल 10% ही होते हैं। बाकी 90% वो तरल पदार्थ होता है, जो शुक्राणुओं के लिए एक स्विमिंग पूल का काम करता है। अब समझिए असली मैजिक। करोड़ों शुक्राणुओं ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वे अपनी टेल के मूवमेंट से पूरी ताकत से तैर रहे हैं। लेकिन इस एपिक जर्नी के एकदम अल्टीमेट क्लाइमेक्स पर आखिर क्या होता है? मंजिल पर पहुंचने के बाद का नज़ारा कैसा होता है? चलिए, इस बेहद रोमांचक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। करोड़ों शुक्राणु फीमेल एग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। जो सबसे ताकतवर और सबसे तेज शुक्राणु सबसे पहले अंडे तक पहुंचता है, वो अपने एक्रोसोम के एंजाइम्स की मदद से अंडे की बाहरी मजबूत दीवार को तोड़ता है, जिसे ज़ोना पेल्लुसिडा कहते हैं। जैसे ही दीवार टूटती है, वो अपना आनुवांशिक पदार्थ अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देता है। और जादू देखिए, जैसे ही ऐसा होता है, अंडा तुरंत पूरी तरह से लॉक हो जाता है, ताकि पीछे से आ रहा कोई और शुक्राणु अंदर ना आ सके। इस रेस का विजेता सिर्फ एक होता है। और यहाँ एक बहुत ही ड्रामेटिक विजुअल बनता है। जब शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है, तो वो अपना पूरा शरीर अंदर नहीं ले जाता। वो अपने इंजन यानी मध्य भाग और अपनी उस लंबी पूंछ को अंडे के बाहर ही छोड़ देता है। अंडे के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेड के अंदर रखा हुआ आनुवांशिक पदार्थ, वो डीएनए की तिजोरी ही प्रवेश करती है। अपना काम पूरा करने के बाद वो बाहरी कवच और इंजन बाहर ही रह जाते हैं। उनका काम वही खत्म हो जाता है। तो इस सफल निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या होता है? जब मेल और फीमेल युग्मक या गैमीट्स मिलते हैं, तो सबसे पहले युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। फिर यही जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण एम्ब्रियो बनता है और अंततः 9 महीने बाद एक शिशु का जन्म होता है। हाँ, कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में अंडे के लॉक होने से ठीक पहले अगर अचानक 2 शुक्राणु अंदर चले जाएं, तो जुड़वा बच्चे ट्विन्स पैदा होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति होती है। चलिए, अब जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक रैपिड फायर क्विक रिवीजन करते हैं। इन की पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए।
वॉल्यूम कितना 1.5 ml, काउंट कितना 30 से 40 करोड़। एक्रोसोम का काम क्या? एंजाइम्स की मदद से दीवार को तोड़ना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम तैरने के लिए भयंकर एनर्जी देना। और अंडे की वो मजबूत दीवार जिसे तोड़ना होता है, उसका नाम ज़ोना पेल्यूसिडा। ये वो सॉलिड पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे हिट करते हैं। अब आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जो विजेता शुक्राणु अंडे के अंदर गया है, क्या वो अपने साथ एक्स गुणसूत्र लेकर गया है या वाई? यही वो इकलौता सवाल है जो हमेशा के लिए तय करता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या लड़की। इसका निर्धारण असल में कैसे होता है, ये हम अपने अगले सेशन में पूरी तरह डिकोड करेंगे। अगर आज बायोलॉजी आसान लगने लगी हो, तो ऐसे ही पावरफुल और आसान लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए एग्जाम क्रैकर्स के साथ।